चलिए, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 5 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। एक एक फैक्ट को नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है। एंड में जाते जाते लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक कमेंट आया था नंदिनी स्वामी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था, मैंने यहां पर उसे इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने कंपेरिजन किया है व्यू में और लाइक में। देखिए, उन्होंने कहा था कुछ, उन्होंने काउंटिंग बताई थी कि इतने व्यूअर्स आ चुके हैं, लेकिन लाइक बहुत ही कम आए थे। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, कृपया सेशन को लाइक करके ही जाइए। एंड में जब आप देख लेते हैं तो उसके बाद लाइक कर दीजिए, शुरुआत में कर दीजिए, पर लाइक करके जाइएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली करंट अफेयर की, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन में आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिखाई देगा, वहां से आप जितने दिन की भी आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से चीफ एस्ट्रोनॉट चुना गया? तो भारत से चीफ एस्ट्रोनॉट चुना गया है भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए, यह है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। आंसर डी हो जाएगा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ओके, देखिए, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में इन्हें इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भारत की ओर से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चीफ एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया है। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि हम जिन शुभांशु शुक्ला की बात कर रहे हैं, विंग कमांडर है, ये इसके पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है नासा का गगनयान, जो कि 2025 तक संभवतः लॉन्च किया जाएगा। उनके 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भी शामिल है। अगर इंडिया के गगनयान एस्ट्रोनॉट की बात करें, 4 जो कि स्पेस में जाने वाले हैं नासा की तरफ से, उसमें एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, सेकेंड ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, थर्ड है ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन्हीं शुभांशु शुक्ला को इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चीफ एस्ट्रोनॉट के रूप में हाल ही में चुना गया। यहां पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला की। ओके, देखिए, इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन की बात करते हैं कि यह क्या है। तो देखिए, जून 2023 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यूएसए की यात्रा पर थे। तब इसरो और नासा के मध्य में एक मिशन की बात की गई थी, घोषणा की गई थी, जो कि इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन है। उद्देश्य क्या है? भारत के यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव करवाना इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। चीफ एस्ट्रोनॉट कौन चुनेगा इसके लिए? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ओके, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो यहां पर हम कुछ देशों की स्पेस एजेंसियों की बात कर लेते हैं जो कि हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी हम बात कर रहे थे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। सेकेंड है ईएसए, क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की है। इसरो भारत की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। रोस्कोसमोस, इसे स्पेशली याद रखिएगा, रोस्कोसमोस की बात करें तो यह रशिया की स्पेस एजेंसी है। किसकी? रशिया की। फुल फॉर्म याद कर सकते हो तो याद करो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस देश की है। जाक्सा, इसकी बात करें तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता है। सीएनएसए की बात करें तो चाइना की स्पेस एजेंसी है। डीएलआर की बात करें तो यह स्पेस एजेंसी है जर्मनी की। कहां की? जर्मनी। और सीएसए, डीएलआर जर्मनी की है, और सीएसए की बात करें तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी है। ओके, आपसे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये सुर्खियों में रहते हैं। रोस्कोसमोस सुर्खियों में रहता है, जाक्सा सुर्खियों में रहता है। तो इन तीनों को स्पेशली याद रखो। नासा और इसरो के बारे में तो आपको पता ही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आइए। गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? लेकिन यह अतिरिक्त प्रभार है। किसे नियुक्त किया?
तो ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में देखिए जो भारत की होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के महानिदेशक के पद से हटा दिया है। वैसे दो लोग हटाए गए, एक तो बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के पद पर हैं वाई.बी. खुरानिया, इनको भी हटा दिया और तत्काल प्रभाव से दोनों को ही अपने कैडर भेज दिया गया है। क्यों? देखिए बीएसएफ का काम क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमावर्ती सुरक्षा करना बीएसएफ का मुख्य उद्देश्य, बीएसएफ का काम है। लेकिन कुछ समय से जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, रिपोर्ट कहती है कि काफी सारे आतंकवादी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो भाई जिम्मेदारी पूरी आती है बीएसएफ पर, इनके महानिदेशक पर, इनका फेलियर है। इसीलिए हाल ही में तत्काल प्रभाव से होम मिनिस्ट्री ने बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल को भी हटा दिया और इसके अलावा बीएसएफ के विशेष महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया को भी हटा दिया। महानिदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसएसबी के महानिदेशक को, और यह कौन है? आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी। अतिरिक्त प्रभार मिला है इन्हें। ओके, तो यहां पर आपको डन हो जाता है कि हटाया क्यों गया बीएसएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल को, और अतिरिक्त प्रभार किसको मिला? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है। नितिन अग्रवाल का वैसे देखिए जून 2023 में नियुक्ति हुई थी, इनका कार्यकाल जुलाई 2026 तक का था, लेकिन भैया फेल्यूर के कारण इनको तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटा दिया गया। यहां पर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ की बात करें तो भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री पर सुरक्षा के लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। तो आप सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी की ई बुक अवेलेबल है। काफी इंटरेस्टिंग, सारे टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग वे में इस ई बुक में देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग अवेलेबल है और दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इस इंडियन ज्योग्राफी की ई बुक को इजीली अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अगस्त 2024 में 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कितने? 8। ओके, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के 8 बनाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। ये जो 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर होंगे उनकी ऑल ओवर अगर लंबाई देखते हैं तो ये 936 किलोमीटर होने वाली है और इसमें टोटल लागत आएगी ऑलमोस्ट 50,655 करोड़ रुपए। ठीक है, भारतीय परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना, मजबूत करना, इन कॉरिडोर के निर्माण किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन से कॉरिडोर हैं ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। वैसे 8 कॉरिडोर बनेंगे, ये याद रखिए। छोटे से वे में आपको समझाता हूं कि भैया 8 कॉरिडोर कौन कौन से, अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है क्लियर तो मैं आपको पढ़ देता हूं। 6 लेन का आगरा ग्वालियर एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा नेशनल लेवल का। 4 लेन का खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। 6 लेन का एक थराड़ अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। 4 लेन का अयोध्या रिंग रोड बनाया जाएगा, अयोध्या में। रायपुर रांची के मध्य में एक 4 लेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा। 6 लेन का कानपुर रिंग रोड बनाया जाएगा। 4 लेन का एक गुवाहाटी में बनाया जाएगा, 2 प्लेसेस को जोड़ने वाला राष्ट्रीय स्तर का हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। और पुणे के नजदीक एक 8 लेन का कॉरिडोर भी निर्माण किया जाएगा। तो ये 8 कॉरिडोर बनेंगे हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। ठीक है, नेशनल लेवल के। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो 14th भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य आपको नाम से समझ में आ जाएगा। भारत और वियतनाम के मध्य में डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना, आपसी सहयोग स्थापित करना, इस वार्ता को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस बार 14th एडिशन है।
इंडिया वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इसकी सह अध्यक्षता की थी रक्षा सचिव श्री गिरधर अरामने ने। ओके, भारत का याद कर लो, काम हो जाएगा। बैठक के दौरान दोनों देशों के मध्य में रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। तो 14 थे इंडिया वियतनाम रक्षा नीति वार्ता, आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। कॉन्फ्रेंस का नाम सुनो, क्या है? फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024। इसका आयोजन पता है कहां किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पहले आंसर तो ले लें, आंसर लगाओ। राज्य पूछा है तो राज्य हो जाएगा कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। देखिए, आयोजन किसने करवाया, किसके द्वारा करवाया गया, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन का नाम है यहां पर, जो कि भोपाल का इंस्टीट्यूशन है। लेकिन यहां पर हम ये देखें कि फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस जो कि भोपाल में आयोजित हुई अगस्त 2024 में, उद्देश्य क्या है और थीम क्या है? तो पहले थीम की बात करते हैं। अमृत काल में राष्ट्र वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये थीम है। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस इन अमृत काल। ठीक है ना, यह थीम है फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस की 2024 में भोपाल में इसका आयोजन किया गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो शोधकर्ताओं को, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी शोधकर्ता हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अपने काम को प्रस्तुत करने और काम को डिजाइन करने का उनको अवसर मिले। हिंदी लैंग्वेज में साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च को बढ़ावा मिले और इसके अलावा हिंदी भाषा के माध्यम से साइंस और टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाना इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस, आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में। आगे आ जाएं। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इस संगठन ने बताया है कि भैया वैश्विक कृषि निर्यात में, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत वर्ल्ड में 8th रैंक पर है। सॉरी, 8th रैंक पर है। आंसर डी है। ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कहां है भाई? एक सेकंड रुकिएगा, हमारा आंसर किधर गया? ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 8th। कौन सी रैंक है? 8th रैंक है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो ये 8th रैंक है। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है और 2022 के लिए ये डेटा इसने दिया है। कब के लिए? 2022 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए इसने डेटा दिया है और 2022 से इसने कंपेयर किया है। सुनो, इसने बताया है कि 2023 में कृषि निर्यात में 2022 के जो $55 बिलियन का जो व्यापार हुआ था, उससे घटकर $51 बिलियन का व्यापार रह गया है भारत का। मतलब भारत के बिजनेस में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, यह बताया है WTO ने अपनी इस रिपोर्ट में। कारण भी बताएं कि भैया भारत का जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो गिरा क्यों। तो इसने बताया कि भैया एक तो लाल सागर में जो डाकुओं की हाईजैकिंग चल रही थी कुछ समय पहले, काफी सुर्खियों में मामला था, एक तो यह कारण है, और इसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध भी इसका सबसे बड़ा कारण है। तो इस कारण भारत का जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो लगातार गिरा है। तो 2022 में ये $55 बिलियन था, लेकिन 2023 में घटकर $51 बिलियन पर आ गया है। ठीक है ना। रिपोर्ट के अनुसार भैया सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यूरोपीय संघ ने किया है $836 बिलियन का। सेकेंड नंबर पर आता है इस मामले में अमेरिका और थर्ड नंबर पर आता है ब्राजील। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत की रैंक है 8th। कौन सी रैंक है? 8th। भारत 8वें स्थान पर है। ठीक है, हमने आंसर सही लगा लिया है 8th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
एशियाई विकास बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट समझते, कचरा, गार्बेज, ठीक है ना, जो सॉलिड गार्बेज है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को हाल ही में मंजूरी प्रदान की, ठीक है ना। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो देखिए, एशियाई विकास बैंक के बारे में पहले तो यह समझो कि इसने भारत को $200 मिलियन के ऋण को देने की मंजूरी दी है। क्यों? ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भारत कर सके, या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इसने यह पैसा दिया है। अगर एशियाई विकास बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है मनीला में। मनीला कहां आता है पता है? फिलीपींस, ठीक है। तो $200 मिलियन यह हमको देने वाला है भाई। 8 राज्यों के 100 शहरों में हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार कर पाएंगे इससे पैसे मिलने के बाद। वैसे तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन भाई ये अब ऋण दे रहा है, मदद दे रहा है, तो हम लेंगे, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो भैया 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक है। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है और मासात्सुंगु असाकावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर है। कमेंट में बताना भैया कि ये किस देश के हैं। मासात्सुंगु असाकावा की बात करें तो किस देश के हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं संजय शुक्ला। कौन बने? संजय शुक्ला। आंसर बी। पहले सरदा कुमार होता थे, ठीक है, सरदा कुमार होता थे, इनके स्थान पर संजय शुक्ला को हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब आपके दिमाग में आएगा भैया नेशनल हाउसिंग बैंक एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो रेगुलेशन और लाइसेंसिंग प्रोसेस है, उसके लिए सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है ये नेशनल हाउसिंग बैंक। 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? तो ये बने हैं संजय शुक्ला। आगे आइए, भारत और रूस के मध्य में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारत की ओर से किस नौसैन्य जहाज ने पार्टिसिपेट किया या भाग लिया? तो देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य में की जाती? तो भारत और रशिया। हाल ही में इसका आयोजन रशिया में किया गया और यहां पर भारत की ओर से नौसैन्य जहाज तबर ने पार्टिसिपेट किया है। कौन सा जहाज भेजा गया? तबर। आंसर ए, ठीक है ना। रशिया में इसका हाल ही में आयोजन किया गया भाई। भारत की ओर से जहाज तबर ने पार्टिसिपेट किया। रशिया की ओर से एक सोब्राजी टेलनी नाम का जहाज आया था, रशिया का है। तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन इंडियन शिप को याद रखिए, यह है जहाज तबर। भारत और रशिया के मध्य में नौसैन्य सहयोग को मजबूत करना, ठीक है ना, दोनों देशों के मध्य में संबंधों को मजबूत करना, इस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। दोनों देशों के मध्य में यह एक नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। तो रशिया में आयोजित की गई हाल ही में। भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया? जहाज तबर। आगे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं? तो देखिए भैया, स्कूल के लिए तो आपको मिनिस्ट्री इजीली पता चल जाएगी कि यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसने क्या किया है? 6th से लेकर 8th तक जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक डे मनाया जाएगा, बैगलेस डे, मतलब बैग लेके उस दिन स्कूल नहीं जाना। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। होगा क्या? देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके अंतर्गत ये बैगलेस डे का एक जो सिनेरियो है वो रखा गया था। 10 दिन का एक बैगलेस डे अवधि रहेगी, 10 दिन की। 10 दिन तक छात्रों को ये बिना बैग लिए स्कूल आना होगा। और यहां पर जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं 6th से 8th तक, अभी के लिए जो दिशा निर्देश आए, उन सभी को बढ़ई, कुम्हार, माली, जितने भी वर्क के, मतलब एक इंटर्नशिप आप इसको देख सकते हैं, ये सारे वर्क सिखाए जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये वाले काम क्यों सिखाए जा रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता,
पहली चीज तो ये। और दूसरा भाई ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनोवेशन को बढ़ावा देते, ये सोचने समझने की क्षमता को विकसित करते, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए वर्कशॉप बोल लो आप, इंटर्नशिप बोल लो, ये छात्रों के लिए किया जाएगा। जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसने हाल ही में इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं बैगलेस डे के लिए, ठीक है। अवलोकन आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य, नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका उल्लेख किया गया था। ओके डन। तो यहां पर 5 अगस्त के सभी करंट अफेयर हो गए। टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को समझा। अब रिवीजन, एमसीक्यूज लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर का, जो हमने सैटरडे को डिस्कस किए थे। किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है उनके 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत की राजधानी। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है भाई? सेकेंड। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो यह एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का स्थान लेने वाला है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई है भाई, कौन है? तो इन्होंने भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, आंसर सी। हाल ही में चर्चा में रहा हमास क्या है? तो एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है, आतंकवादी समूह है हमास, इसके चीफ को मार दिया था, तो यह चर्चा में है। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई या की जा रही है? तो यह है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कॉल ऑफ द गियर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी है परिमल नाथवानी ने, ठीक है। गिर के जो शेर हैं उन पर आधारित है, ठीक है। गिर, कॉल ऑफ द गिर। भारत की किस यूनिवर्सिटी को यूनाइटेड नेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया है? तो यह कौन है भाई? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, आंसर सी। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर डैम किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के कर्नाटक राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा युग युगीन संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया गया? तो यह इनॉग्रेशन किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ओके, ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने पढ़े थे, इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। रिवीजन हो गया। अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। इंग्लिश चैनल किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिया है, उसको एक बार देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल 2 सागरों को जोड़ता है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक नॉर्थ सी, है ना। इन दोनों को कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल, अटलांटिक महासागर नॉर्थ सी को। 51th G7 समिट 2024 का आयोजन, 51 G7 समिट 2025 में कहां आयोजित की जाएगी? तो G7 समिट का आयोजन 2025 में, जो कि 51वां संस्करण है, यह आयोजित किया जाएगा कनाडा में, ठीक है। 2024 में कहां आयोजित हुई है? इटली में। ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से खेलों में कितने एथलीटों का भारतीय दल भेजा गया? तो टोटल 117 एथलीट भेजे गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए 2024 में। तो ये आंसर हो गए हमारे कल के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके। आज के लिए अब आप नए क्वेश्चन ले लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। मिड वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। पेरियार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सेकेंड। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? और भरथरी गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। यहां पर भरथरी गुफाओं के बारे में आपको एक हिंट दे देता हूं, भारत के किसी एक ज्योतिर्लिंग के पास में ये देखने को मिल जाएगी। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, स्थानीय बहुत सारी भरथरी के नाम से हो सकता है, अलग अलग राज्यों में कोई स्थानीय गुफाएं भी हो, तो यहां पर मैंने हिंट दे दिया आपको, किसी एक ज्योतिर्लिंग के निकट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।
पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करें, वीडियो को बहुत कम मैंने देखा है लाइक्स रहते हैं, जबकि जो व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं। तो आप सब लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।